अस्सलाम वालेकुम, मैं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में बढ़ती सूरत हाल की वजह से आलमी सियासत को तो एक बहुत बड़ा धचका लगा है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तानी मीशत को भी एक बड़ा धचका लगा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हमने 2 साल जो मीशत की बेहतरी के लिए कोशिशें की हैं वो इस मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की वजह से बहुत हद तक डिस्टर्ब हो गए हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस के बढ़ने की वजह से बिजनेस फिजिबिलिटीज़ भी ख़राब हो गई हैं और इसके अलावा जो डोमेस्टिक सार्फिन है उनके लिए भी बहुत बड़े मसाइल पैदा हो गए। साथ साथ बिजली की शार्टेज का भी मसला पैदा हो गया है। इस वक्त अगर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की तरफ देखा जाए तो अबना हुर्मुज़ के हवाले से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। अभी स्टेटस को बहाल है, ईरान भी अभी स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को नहीं खोल रहा। इसी तरह जो नेवल ब्लैकआउट अमेरिका की तरफ से हुई है वो भी अभी कायम है। तो अभी फौरी तौर पर ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जो है वो प्री वार सिचुएशन तक कब आएगी। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तानी मीशत किस हद तक दबाव में है और आने वाली जो IMF की किस्त है वो पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है। हम अपने एनर्जी सेक्टर को किस तरीके से इस सारी सूरत हाल में मैनेज कर सकेंगे, इस हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन करें डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आप माहिर माशियात हैं। खाकान नजीब साहब, मुकालमा में खुशामदीद। इतने दबाव में आई है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 2 साल की हमारी जो मेहनत थी मीशत की बहाली के लिए वो बहुत हद तक मुतासर हुई है। आप क्या समझते हैं कि इस मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तानी मीशत कितने दबाव में आई है? पहले तो ये समझने की जरूरत है कि मीशत खड़ी कहाँ थी प्री मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। पाकिस्तान की मीशत जो है वो एक IMF लेड सपोर्ट के साथ एक स्टेबिलिटी को एंटर कर गई थी, जिसका मतलब ये है कि अफराते ज़र कम हो गई थी, कीमतों के बढ़ने की शरह में एक नुमाया कमी आई थी, बैरूनी खसारा संभल गया था, अंदरूनी खसारा विद अ हेवी डोज ऑफ टैक्सेशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग, ऑन पर्सनल इनकम टैक्स लगाकर कुछ अंदरूनी खसारा संभल गया था। कुछ पेमेंट्स करके यानी कि बजट करके हमने एनर्जी के खसारे को, जिसको सर्कुलर डेट आम फहम ज़बान में कहते हैं, उसको बढ़ने से रोक लिया था। तो एक जिसे कहेंगे इकोनॉमिक या मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो मुल्क में दिखाई दे रही थी। बट जो हार्ड इंडिकेटर्स थे, मैंने हमेशा कहा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो सेविंग्स हो पाकिस्तान की, चाहे वो ग्रोथ का फ्रेमवर्क हो, वो सब जो स्ट्रक्चरल वर्क मांगते थे उस पे काम शायद हम उस तरह से 78 साल में नहीं कर पाए जो कि हमें करना था। इस इकोनॉमी को जब मिडल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट, चूंकि हम आज भी 15 से 18 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं एनर्जी की, वो शॉक जो है वो ऑफ कोर्स एक अनकंफर्टेबल शॉक है। उसने हमारी बहुत सी चीजों को डिस्टर्ब किया। सबसे पहले तो अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो आपने ये भी देखा कि जो हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर है जो 51 अशियाए खुर्दोनोश पे है, जो आप डेली बाजार में खरीदते हैं, उसमें 14% का ईयर ऑन ईयर, पिछले हफ्ते जब फ्राइडे को वो डेटा हमारे पास आया, हमें अथॉरिटीज ने बताया कि 14% इसमें LPG है, वेजिटेबल्स हैं, मीट है, व्हीट फ्लावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब में अक्रॉस द बोर्ड ऑन द एवरेज ये इजाफा हुआ। सो जो मैक्रो स्टेबिलिटी का एक अहम जुज है इन्फ्लेशन, वो डिस्टर्ब हुआ। और जो अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अप्रैल में आएगा वो हम समझ रहे हैं कि वो शायद डबल डिजिट में होगा। तो आपने देखा कि स्टेट बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक को 1% तक, हालांकि मैं समझता हूं कि 0.5% भी काफी था, पर 1% तक अपना पॉलिसी रेट जो है वो तब्दील करना पड़ा, क्योंकि ये डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन नहीं है, ये सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन है और एक शॉक की वजह से। इसी तरह कुछ प्रेशर आपने ये देखा कि हमारा जो बैरूनी खसारा था उस पे एक फ्रेमवर्क ऐसा लगता है कि इंपोर्ट अगर बढ़ेगी, जो कि बढ़ सकती है बिकॉज तेल का बिल बढ़ेगा। रेमिटेंस 41 अरब डॉलर अब समझी जा रही है, पहले 42 अरब डॉलर थी। अब ये वो चीजें हैं। एनर्जी की शॉर्टफॉल, जिसका क्या मतलब है, बिजली की अगर शॉर्टफॉल हुई और आपको 3 से 5 घंटे की रात को लोड शेड करना पड़ी, वो मैन्युफैक्चरिंग को भी हिट करती है। तो ये एक और जो शॉक है वो आपने देखा। LNG के फोर्स मेजोर हुए, हमारे 8-9 कार्गोज आते हैं कुछ कतर से और एक ENI इटली से, वो सारे फोर्स मेजोर में चले गए। वो बिजली बनाने में आपको प्रॉब्लम आई, इसलिए आपने लोड शेड देखा, मैन्युफैक्चरिंग को भी हिट हुआ। और शायद मैं ये समझता हूं कि हम उस तरह से, जिसको आप कहते हैं
लॉन्ग टर्म मेजर्स एनर्जी सेक्टर के नहीं ले पाए, जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते, ट्रांसपोर्ट या फ्रेट ना कैरी हो रहा होता, जिसको कहते हैं रोड्स पर पाइपलाइन से गैस कैरी हो रही होती, जो डीपर मसाइल थे, और हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी उस तरह के नहीं थे जब हम वॉर में गए। तो आई थिंक ये सारी एक इकोनॉमी की सिचुएशन है, ये शॉक कितनी देर चलता है, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो लग रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे एक जो बंदिश है वो शायद यूएस अथॉरिटीज लंबी करना चाहती हैं। तेल $114 अ बैरल ब्रेंट है और $103 WTI क्रूड है। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, एक्सटर्नल सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है। और आखिर में जो रेमिटेंस है, मैं बार बार कहता हूं कि ये शॉर्ट रन में शायद ना हिट हो, बट मीडियम टर्म में स्ट्रक्चरली $22 अरब की रेमिटेंस आती है, क्योंकि अगर वहां पे मिडिल ईस्ट में ऐसी ग्रोथ नहीं होती तो इट कैन बी चैलेंज। सही। अच्छा, जैसे आपने भी कहा, और जो सूरत-ए-हाल इस वक्त नजर आ रही है कि अबना हॉर्मज़ के ऊपर जो ब्लॉकेड है वो चाहे दोनों अतराफ से अभी खुलती नजर नहीं आ रही। अगर ये सूरत-ए-हाल जो है ये आगे प्रोलॉन्ग कर जाती है तो फिर पाकिस्तानी मीशत के लिए कितने चैलेंजेस है? क्या ऐसे पै दर पै जो यूटिलिटीज़ है उसको महंगा किया जाता रहेगा? इस तरह तो फिर हमारी ना कोई बिजनेस फिजिबिलिटी बननी है, ना कोई कमर्शियल, ना इंडस्ट्रियल, ना ही हमारा जो घरेलू सार्फिन है उनका गुजारा होगा। अभी भी चूंकि आपको पता है एनर्जी बहुत महंगी हो गई है, जैसे आपने सारे स्टैटिस्टिक्स बताए हैं। तो फिर आप क्या समझते हैं कि अगर ये मामला आगे चलता है तो फिर इसको निपटने के लिए पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखिए, एक तो ये है कि जो शॉर्ट रन मेजर्स हैं वो मैंने हमेशा, मतलब मैं 2 मार्च से ही कह रहा हूं कि जो मुल्क इंपोर्ट करते हैं एनर्जी, उनके पास डिमांड को जिसे कहते हैं संभालना, एनर्जी एफिशिएंसी करना, और जो मोबिलिटी मैनेजमेंट है उसको तब्दील करना, यही वो मेजर्स हैं जो वो शॉर्ट रन में ले सकते हैं। जिसका मतलब वर्क फ्रॉम होम भी है, जिसका मतलब लेसर ऑफ ऑफिस भी है, जिसका मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी को, अगर आप स्कूल फॉर एग्जांपल 8 से 2 करते हैं तो उसको 8 से 5 करके 4 दिन कर लें, मतलब थिंक थ्रू करना। और पब्लिक सेक्टर को स्पेशली ये मेजर्स लेना, ये तो है आप शॉर्ट रन में हाउ यू रन द इकोनॉमी। एनर्जी कंजर्वेशन इज योर बेस्ट फ्रेंड। हम आज भी, मतलब अगर 9 बजे तक 8 बजे तक कमर्शियल एरियाज को खुला रखना चाहते हैं, ये आपकी सवाबदीद है। अगर आप मगरिब से पहले बंद कर देंगे तो जो उस वक्त रन आता है वो नहीं आएगा। सो ये वो चीजें हैं जो हमें सोचनी है इन द शॉर्ट रन। इन द लॉन्ग रन ऑफ कोर्स इस वक्त लॉन्ग रन से भी अगर पहले कर लें तो जो बजट आ रहा है उसको हमने इतना पायदार बनाना है कि हमारे पास जो चैलेंजेस अभी आए हैं वो बजट में रिफ्लेक्ट हो, और हमारी इकोनॉमी की हम मॉडलिंग करें ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि हम समझते हैं कि एक ग्रोथ की भी हिट है, इन्फ्लेशन की भी हिट है, हो सकता है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी हिट हो। उसके मुताबिक एक अपने एक्सपेंडिचर्स को संभालते हुए बजट की फॉर्मुलेशन करें। और तीसरी जो लॉन्गर टर्म मेजर, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, फ्रेट कैसे कैरी करना है, सिटीज ने कैसे बिल्ड होना है, जो लॉन्गर टर्म एनर्जी सेक्टर की तश्कील नौ है उसको मैन्युफैक्चरिंग का महवर समझते हुए कैसे रीथिंक करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो HR हमें चाहिए ऑफ प्रोफेशनल्स जो कि ये सिस्टम्स को बिल्ड कर सकें, क्योंकि हम कंसिस्टेंटली एक जनरलिस्ट के सिस्टम पे बेस किए हुए इस मुल्क को चला रहे हैं, हम कभी भी ये मसाइल उस डेप्थ में हल नहीं कर पाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाए तो सोलर एनर्जी इस वक्त बड़ा अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए। तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये इस हवाले से भी यू टर्न लिया है। क्या अगर सोलर एनर्जी का जो सिस्टम है इसको बाकायदा तरीके से यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए, इसके कवानीन में नरमी पैदा की जाए, तो क्या आप समझते हैं कि सोलर सिस्टम हमारे लिए एक मुतबादल ज़रिया तवानाई हो सकता है? पाकिस्तान की एनर्जी को इंडिजनाइज करना, अगर बिजली के उसमें सोचें तो इसका मतलब है पन बिजली, थर्कोल, सोलर सिर्फ दिन का नहीं बट सोडियम और लिथियम आयन बैटरीज एट नाइट, फिर इसी तरह विंड कॉरिडोर्स। ये है पाकिस्तान का वो एनर्जी मिक्स। गैस को बेहतर इस्तेमाल करना, ना सिर्फ फर्टिलाइजर में बल्कि बिजली बनाने में, और घरों को भी ले जाना ऑन
प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो वो उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। ट्रांसपोर्ट को ले जाना सारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ठीक पर है। 30 करोड़ मतलब ये 30 मिलियन हमारे पास इस वक्त मोटर बाइक्स हैं। इसका मतलब नहीं कि 30 मिलियन नए बाइक्स बना लेना, बल्कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम पब्लिक सेक्टर में बिल्ड करना ऑन इलेक्ट्रिकल सही। ट्रांसपोर्ट, चाहे वो ट्रैम्स हों, बसेस हों, वो रेल लिंक्स हों, नोडल सिस्टम्स हों। ठीक ये है। एक मॉडर्न इकोनॉमी का जिसे कहेंगे ना बनाती है, ठीक जो एक है। प्रोडक्टिव हो, एनर्जी सही। एफिशिएंट हो, घर ठीक बिल्ड है। करना उन कोड्स पे। दैट्स पाकिस्तान फ्यूचर। अगेन ठीक है। बार बार मैं कहता हूं, एक एनर्जी मिनिस्ट्री जो प्रोफेशनल हो, एक एनर्जी रेगुलेटर जो प्रोफेशनल हो, ठीक है। प्राइवेटाइज्ड कंपेटिटिव एनर्जी मार्केट हो ठीक है। जिसमें डिस्कोस कम्पीट कर रहे हो, सही। सुई कंपनीज प्राइवेट तहवील में हो। ये एक सिस्टम को बिल्ड करना है। आई थिंक ठीक इट है। विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट इफ वी वांट टू डू दैट। इट्स वेरी वेरी डूएबल इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। सही है। लेकिन सोलर सेक्टर की अगर बात की जाए तो डॉक्टर साहब इसमें तो इन्वेस्टमेंट हो भी रही है, हो भी चुकी है, और हमारी पब्लिक इसको एक्सेप्ट भी कर चुकी है, और लोग इसमें आगे जाना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री आगे जाना चाह रही है, घरेलू सार्फिन आगे जाना चाह रहे हैं। तो इसमें जो इसकी जो पॉलिसी में यू टर्न लिया गया है, क्या अगर इसको वापस कर दिया जाए, जो पहले जिन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ये सोलर लगना शुरू हुआ, तो आप क्या समझते हैं कि लॉन्ग टर्म एक जरिया हो सकता है हमारे एनर्जी सेक्टर की रिवाइवल के लिए? सोलर को पाकिस्तान में गलत समझा जाता है। अच्छा। हम इसको ये समझ रहे हैं कि जैसे ऑन ग्रिड ही सोलर पे पाकिस्तान चल रहा है। ऑन हाँ ग्रिड जी। तो वो तबका है जिसके जी। घरों पे इतनी बड़ी जगह है कि वो ये ठीक है। कर सकते हैं। जी। बाकी जो सोलर है, 10% सोलर भी नहीं होगा जो ऑन ग्रिड होगा, बाकी तो बिहाइंड द मीटर है और लोग लगा रहे हैं। ठीक है। उसका कोई ताल्लुक अब इससे नहीं रह गया। अब अगर आपने सोलर को इन लोगों के लिए इंसेंटिवाइज करना है, हियर्स द फॉलोइंग एग्जांपल। ठीक है। बैटरीज सोडियम और लिथियम आयन, जी, इस ठीक पे है। जाके तहकीक करें और इनको इंसेंटिवाइज करें, जी, ताकि जी। जो पीक लोड 6 से 12 बजे तक आता है, लोग बैटरीज पे चले जाएं, ताकि आपको पीक लोड पे ना शेविंग करनी पड़े इलेक्ट्रिसिटी की, ना लोड शेड करना पड़े, ठीक और है। वो पीक लोड ऑफ ग्रिड शिफ्ट हो जाए। ठीक है। और ये याद रखिए कि ये सोलर जो रेवोल्यूशन है, ये इसलिए आया क्योंकि हमने स्टेट को इसमें से निकाला, क्योंकि ठीक है। स्टेट ने एफिशिएंटली बिजली नहीं दी। मैं जी। आज भी कहता हूं कि कंपटीशन जहां पे भी पाकिस्तान में आया है, पाकिस्तान की कौम उतनी ही इनोवेटिव सोल्यूशन ले जी, आई है। बिल्कुल। 25% इस वक्त तकरीबन 10 से 20 हजार मेगावाट सोलर लगा हुआ है मुल्क ठीक है। में, और ये सारा जो है वो आया है ऑफ ग्रिड, मेनली ऑन मीटर बहुत थोड़ा है, ठीक यानी है। कि ऑन ग्रिड बहुत थोड़ा है। तो ठीक इसको है। पनपने के लिए अब बैटरीज को हमने आगे लेकर चलना है। ठीक है। पर ग्रिड हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, ये नहीं है कि उसको सिस्टम से निकाल सकते हैं। ठीक है। उसकी एफिशिएंसी लाना और एनर्जी को महवर समझना एक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर सेक्टर की जिसे कहते हैं फ्रेमवर्क में, दैट विल ऑलवेज रिमेन। बट ठीक है। एनर्जी को एक सिंगल सोर्स पे समझना, हम समझते हैं पेट्रोलियम अलहदा है, जी। बिजली अलहदा है, गैस अलहदा है, इनको चला भी अलहदा रहें। ठीक इसी है। की इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग अनफॉर्चुनेटली मुल्क में नहीं हो पाती। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सीएनजी सेक्टर से गैस लेके पावर सेक्टर को देने की प्लान हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे कोई बेहतर नताइज बरामद हो सकेंगे? मेरा ये ख्याल है कि जब आप इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है वो मैक्सिमम जो यूटिलिटी है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कहाँ देता है किसी चीज की भी। ये इतना सादा नहीं है कि मैं कहूँ मैं किसी से ले लूं गैस, किसी को दे दूं, कैप्टिव से ले लूं, कहीं दे दूं, कैप्टिव को ऑन ग्रिड कर दूं। ये सारा जिसे कहते हैं एक तहकीक, एक फैक्ट बेस्ड एनालिसिस मानता है। ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट अब चलनी ही ईवी पे है तो मे बी इसको लेना ठीक होगा, और ठीक है। बिजली सस्ती बनाकर उन इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट सेक्टर ट्रांसपोर्ट हो, पर हो जिसे कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक उस है। पर लाना, ये एक तहकीक शुदा। और सिटीज को किस तरह ग्रो करना, प्रोविंसेस ने इसको कैसे लेकर चलना है, जी। दीज आर द डीपर इश्यूज दैट मॉडर्न इकोनॉमीज हैव सॉल्व्ड। मैं वो लाइटर नोट पे कहता हूं कि जो अमीर आदमी है यूरोप का, वो बस पे जाना चाहता है। जी, जो पाकिस्तान का अमीर आदमी है उसको इनकन्वीनियंस होती है, पर वो गाड़ी पे जाके पार्किंग ढूंढता रहता है। सही। जस्ट थिंक थ्रू कि उन्होंने जिंदगी को कैसे कंफर्टेबल बनाया है। सही है, सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आईपीपीज का बोर्ड तो एक बोझ बताया जाता है हमारी इकॉनमी के ऊपर, तो अब आप क्या समझते हैं, काफ़ी कंपनियों की तो रीशेड्यूलिंग भी हो गई है, उनके साथ मामलात चेंज हो गए हैं, तो अब कितना लोड इस वक्त आईपीपीज का पाकिस्तान के ऊपर है, और क्या इनके होते हुए हमारी मईशत की कमर सीधी हो सकेगी, या ये चलता भी रहेगा तो हमारे मामलात चलते रहेंगे?
समझने की बात यह है कि 1990 की दिहाई से आईपीपीज की पॉलिसी से लेकर अब तक 45,000 मेगावाट बिजली लगा ली, एक्सेसिव बिजली लगा ली। ठीक है। खपत जो है वो समर में भी 26-27 से ऊपर नहीं जाती। फॉलिंग डिमांड रही है पाकिस्तान की, बिकॉज लोग सोलर पे चले गए हैं। ठीक है। इसी तरह सोलर पॉलिसी पे इतनी बात होती है। सो आखिर फिर क्या वजह है कि इतने सुखम रह जाते हैं हमारी पॉलिसी मेकिंग में? लेट्स थिंक डीपर, राइट? सो एनर्जी प्लानिंग का जो फुकदान है ओवरऑल, उसने 17% डॉलर डिनोमिनेटेड आईपीपीज को रिटर्न दिया जो अभी तक भुगत रहे हैं। उसमें से कुछ आईपीपीज, ये कैपको और ये रह गए हैं जो कि अगले आने वाले सालों में सिस्टम में जो उनका बोझ है वो निकल जाएगा। अब तो बोझ उनका है जो एक्चुअली आईपीपीज, जो नाम उनको दें, जो कोल प्लांट्स, जो एलएनजी प्लांट्स, जो न्यूक्लियर प्लांट्स जो कि स्टेट ने लगाए हुए हैं, तो उनको कैसे हल करना है? अब तो डीपर थॉट ये है। और जो चाइनीज प्लांट्स हैं, ऑब्वियसली इनको स्टैगर कैसे करना है, और इनका जो बोझ है जिसको कहते हैं डेट का, जो पहले 10 साल में है, उसको कैसे स्टैगर करना है, इस पे जरूर जो मिनिस्ट्रियल एफर्ट है वो होनी चाहिए ताकि वो स्टैगर हो जाए और ये सिस्टम से बोझ निकल जाए और फिर दोबारा हम इसमें ना फंसे। उसका तरीका वही है जो मैं हमेशा कहता रहा हूं, इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग लेड बाय प्रोफेशनल्स एट द मिनिस्ट्रियल लेवल, एक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, एंड देन एट द प्रोविंशियल लेवल ऑल्सो, और इंटीग्रेटेड प्लानिंग पाकिस्तान की। ये नहीं करेंगे तो 5 साल बाद भी यही गुफ्तगू कर रहे होंगे जो 5 साल पहले कर रहे थे। ये सर्कुलर डेट और ये इनएफिशिएंसीज सारी जिसे कहते हैं ना रैमिफिकेशंस हैं उस डीपर चैलेंज की, जिसका मैं बार बार आपके सामने जिसे कहते हैं मुआवजा करता हूं। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, बाकी सारे तो इकदामात होते रहते हैं, IMF ने भी बार बार तजवीज़ किया है और दुनिया भी ई गवर्नमेंट की तरफ जा रही है, स्मार्ट गवर्नमेंट की तरफ जा रही है। हमारी हुकूमतों के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस हवाले से कुछ नहीं किया जा रहा कि स्मार्ट हुकूमतें क्यों नहीं बन रही हैं, क्या रुकावटें हैं इसमें? देखिए, एक तो यह कि एक्सपेंडिचर रिफॉर्म बहुत जरूरी है पाकिस्तान में। अबव द टैक्स रिफॉर्म, अगर हमने अपने फिस्कल यानी मालियाती सारे को संभालना है, तो जिसे मैं कहता हूं कि एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत एफिशिएंट कैसे हो, सर्विस डिलीवरी कैसे करे हर सतह पर, फेडरल सतह पर, प्रोविंशियल सतह पर, लोकल गवर्नमेंट्स, ये सारी 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, ये अपनी जगह बात हुई। उसको एफिशिएंट करने के लिए डिजिटलाइजेशन और प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन के थ्रू डिजिटलाइजेशन जो ई गवर्नमेंट को लेके जाए, पेपरलेस गवर्नमेंट, ये सब जरूरी है। पर असल बात तो कैपेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स की है ना, जो डिलीवर कर सके ऑन पॉलिसीज, सर्विस डिलीवरी हर तरह से, लोकल लेवल पर सीवेज और पानी दे सकें, प्रॉपर टैक्सेशन, चाहे वो लैंड पे हो, कैपिटल गेन्स पे हो, एग्रीकल्चर इनकम पे हो, रिटेल पे हो, वो कर सकें। सो बिल्ड करना ये तभी बिल्ड होगा कि अगर हम बिलीव करेंगे कि पब्लिक सेक्टर में हमें सिस्टम्स को बिल्ड करना है उन HR लोगों पर बेस करके जो इस सिस्टम को चला सकें। और इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती कि जो डिजिटलाइजेशन है वो प्रोसेस को और सर्विस डिलीवरी को आसान कर देती है कि लोग अगर अपने फोन पर ही जाकर ये सारा काम कर सकें, अपने रिकॉर्ड्स चेक कर सकें, ट्रांसफर्स कर सकें, पेमेंट्स कर सकें, जैसे कि हम देखते हैं कि अब बहुत सी हमारी बैंकिंग उस पे आ गई है। इससे फॉर्मेलिटी भी क्रिएट होगी और सिस्टम में जो 9 ट्रिलियन का घूम रहा है कैश, उससे भी निकलेंगे। दिस इज द मॉडर्न इकोनॉमी जिसको एक शेप देनी है अगले 3 से 5 साल में इस मुल्क में। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड के जरिए बहुत कहते हैं कि वसाइल की जो तकसीम है वो सूबों की तरफ ज़्यादा हो गई है। सूबों के पास वसाइल ज़्यादा है, इख्तियारात ज़्यादा है, जबकि मरकज़ को देखा जाए तो उसके पास वसाइल कम है, जबकि तमाम कर्ज़ों का बोझ जो है वफाकी हुकूमत के ऊपर है। तो आप क्या समझते हैं कि जो सूबाई हुकूमतों के पास इस वक्त फ़ंड्स एक्सेस मौजूद हैं, क्या उनको इस्तेमाल करके हम मौजूदा इस एनर्जी बहरान और जो एक माशी दबाव है उसको भी बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं? देखिए, एक तो यह कि NFC को किए हुए बहुत अरसा हो गया, 2014 में एक्सपायर हुआ था, आज 11 साल 12 साल हो गए हैं। उसको दोबारा सोचिए, जो सब्जेक्ट्स नीचे डिवॉल्व हो चुके हैं प्रोविंसेस को, वो 17 सब्जेक्ट जो हैं उनके खर्चे वफाक को नहीं करने चाहिए, कंसोलिडेट करनी चाहिए गवर्नमेंट इनटू अ स्मार्ट इफेक्टिव पब्लिक सेक्टर लेड गवर्नमेंट जो सोच सके, अपनी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को चलाने से निकल सके, रेगुलेटरी आसानियां पैदा कर सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पैदा कर सके, वो फिजिकल ऑस्टेरिटी जो
एक्सपेंडिचर रिफॉर्म से आती है ला सके, ना कि ये कट्स वट्स लगाकर ला सके। ठीक है। ये असल थॉट प्रोसेस सूबों को भी यही करना है, डेवलपमेंट बजट्स को रीअलाइन करना है इनटू मॉडर्न स्टेट, रादर देन थ्रो फॉरवर्ड हो 10 ट्रिलियन का और हम अगले 10 साल प्रोजेक्ट्स वो कंप्लीट करते रहे, उनके ओवररन्स हो। इन सब को रीवैम्प करने के लिए अगेन यू नीड टू पुट अ वेरी स्ट्रांग टीम टुगेदर ऑफ इकोनॉमिस्ट जो ये सारे काम आपको डिलीवर कर सके। पाकिस्तान का फिस्कल फ्रेमवर्क 2 से 4 साल में मुख्तलिफ लगना शुरू हो जाएगा। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आने वाली जो किस्त IMF की इस वक्त हमारे लिए कितनी अहम है और कितनी दुश्वारियां हैं उसमें? मेरा ख्याल है कि इस वक्त IMF के तमाम अहदाफ जो हैं उनको पूरा करने के करीब पहुंच चुके थे, तभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ और अब हम बोर्ड में चले जाएंगे और बोर्ड में जब भी 8 मई या जब की भी डेट है, पाकिस्तान शुड बी एबल टू सिक्योर दैट। मोर इम्पोर्टेंट है कि जो आने वाले बजट हैं उसमें कैसे हम चारों प्रोविंसेस को और हमारे फेडरल गवर्नमेंट का ऐसा बजट बनाएं जिसमें हम ये देख सकें कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का क्या इम्पैक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे संभालना है in terms of growth, inflation, remittances and other areas like current account और monetary, और उसके मुताबिक एक बजट तश्कील दिया जाए और IMF से ये जिसे कहते हैं ना सेहर हासिल गुफ्तगू की जा सके। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सारी जंगी सूरत-ए-हाल में कोई माशी फ़ायदा भी पाकिस्तान उठा सकता है? जैसे मिडिल ईस्ट में और बाकी जगहों पे अब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इन हो गया है, जिन ममालिक के साथ हम फ्रीक्वेंटली नहीं भी तल्लुकात में थे, हमारी सफारतकारी की वजह से हम लोग काफ़ी कनेक्टेड हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस सूरत-ए-हाल को हम बेहतर तरीके से भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, अगर ईरान के साथ तस्फिया हो जाता है, IP पाइपलाइन है, वेस्टवर्ड मूवमेंट है, अभी हमने एक रूट भी खोला है जो कार कंट्रीज को जाता है, इसी तरह हम तेल वहां से ले सकते हैं, सो वेस्टवर्ड पाकिस्तान की ट्रेड हो सकती है, पाकिस्तान फूड बास्केट बन सकता है अरेबियन सी के थ्रू मिडल ईस्ट की, ये सारी चीजें मुमकिनात में से हैं। खित्ते में कार कंट्री से लेके ऊपर चाइना तक हम एक ट्रेड लिंक बना सकते हैं वेस्टवर्ड्स का। सो दिस इज द गुड स्टोरी दैट पाकिस्तान कैन राइट। कराची एक ट्रांसशिपमेंट का हब दोबारा बन सकता है। ये ना हो कि जैसे ही दुबई खुले फिर दोबारा ऐसा ना हो। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट शुड बी पुट इन मोशन। सही। तो अभी आप क्या समझते हैं कि ईरान के साथ हम जो पेट्रोलियम के मुआहदे कर सकते हैं, गैस का मुआहदा कर सकते हैं, इस मौजूदा सूरत-ए-हाल में ऐसा मुमकिन हो सकता है? मैं ये समझता हूं कि अगर ईरान के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव जिसे कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शन से लेकर वो वर्ल्ड इकोनॉमी का पार्ट बनता है और पाकिस्तान का नीबर है, हमें एक एडवांटेज है जोग्राफियाई उनके साथ, जरूर इस तरफ मूव करना चाहिए। और अगर ताल्लुकात जिसमें पाकिस्तान ने एक मेजर रोल प्ले किया है बेहतर हुए हैं, तो IP पाइपलाइन, इंपोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम देम एंड यूजिंग दैट रूट सो दैट हम अफगानिस्तान पे डिपेंडेंट ना हो टू कार कंट्रीज, जरूर ऐसा हो सकता है। आई एम रियली होपिंग कि एंड रिजल्ट जो है वो इस तरह का ही निकलेगा जब ये सारा कुछ जो है सेटल करेगा आने वाले हफ्तों या महीनों में। तो जो ईरान के साथ हम बिजनेस कॉरिडोर बना रहे हैं, इसका हमें क्या फायदा होगा? क्या हम इसके जरिए वस्त एशियाई रियासतों तक पहुंच सकेंगे? क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है? सर्टेनली, क्यों नहीं ऐसा होगा। आई मीन हम वस्त एशिया तक जरूर पहुंचेंगे और ये एक बड़ी मार्केट है। हम मीट से लेके वीट तक, वेजिटेबल्स तक अगर अपनी एग्री प्रोडक्शन बेहतर करें, पर ये सब का फायदा तभी होगा हम अपने घर को ठीक करेंगे। एनर्जी एफिशिएंसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अगर ये सब करेंगे कोई सरप्लस होगा तो बेचेंगे ना। इस वक्त अगर एग्रीकल्चर में वीट शॉर्टफॉल में आ रहा है या तकरीबन इतना होगा कि लोकल नीड पूरी हो, तो फिर बेचेंगे क्या दुनिया को? सो इस सब का फायदा इन दी एंड ये होगा कि अपनी कोर्स करेक्शन करेंगे। मैं बार बार समझाता रहता हूं कि पाकिस्तान को अगर आपने महवर बनाना है, दुनिया की फैक्ट्री बनाना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को ठीक कीजिए, वहां से शुरू कीजिए और फिर पाकिस्तान की सर्विसेज सेक्टर को लीजिए और मैन्युफैक्चरिंग को भी बियॉन्ड दी टेक्सटाइल सोचिए कि आप अपने घर को ठीक करके अपनी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कैसे ला सकते हैं। आई थिंक दैट्स पाकिस्तान फ्यूचर। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे डॉक्टर खाकान नजीब साहब की गुफ्तगू। बता रहे थे कि पाकिस्तानी मईशत जो है इस वक्त बिल्कुल दबाव में है और पाकिस्तानी हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस माशी दबाव को हल किया जाए। नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हाज़िर होते छोटे से वक्फे के बाद।